बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ सीएनएस मेडिसन। स्टार्ट करते हैं सीएनएस मेडिसन के अंदर। नंबर 1 टॉपिक है माइग्रेन। ओके, माइग्रेन के अंदर जिसको आदि सर का दर्द कहते हैं। माइग्रेन में आपको एक मेमोनिक याद रखना है, POUND। पी से पल्सेटाइल होता है, ओ से आपको ऑनसेट इसका 4 to 72 आवर्स में देखने को मिलता है। ओके, यू से यूनिलैटरल होता है, एन से नोजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड होती है। ठीक हो गया। ओके, और डी से ये क्या होता है, डी से डिसेबलिंग पेन होता है। ठीक हो गया। तो माइग्रेन के अंदर आपको रिपीटेड अटैक होगा हेडेक का, जो कि 4 से लेकर 72 घंटों का होता है, और साथ में आपको यूनिलैटरल साइड पे पेन होगा, थ्रॉबिंग टाइप का होगा। साथ में नोजिया वॉमिटिंग फोटोफोबिया फोनोफोबिया भी एसोसिएटेड होगा। ओके, तो माइग्रेन के जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है उसमें स्ट्रेस आ जाता है। ओके, ब्राइट लाइट जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, नॉइस की वजह से होना जिसको फोनोफोबिया कहते हैं, स्मोकिंग है, स्मेल है, कॉफ़ी, अल्कोहल, कैफीन, इसकी वजह से आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो माइग्रेन, टेंशन हेडेक और तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक। इन तीनों का डायग्नोस क्लिनिकली होता है, ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर कुछ जनरल मेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है आपने उसको अवॉइड करना है। अब जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ जाती होती है। ओके, इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और रिलैक्सेशन टेक्निक आ जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट मेडिकेशन की तरफ आ जाते हैं। मेडिकेशन के अंदर आपने याद रखना है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, ओके, माइल्ड टू मॉडरेट है, तो आपने एनसेड, एस्प्रिन और पैरासिटामोल देनी होती है, और साथ में एंटीबायोटिक्स देनी है, मेटाक्लोप्रामाइड। और अगर सीवियर हेडेक है जो कि एनसेड से, एस्प्रिन से, पैरासिटामोल से ठीक नहीं हो रहा, तो आपने सेरोटोनिन 1 एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करनी है, लाइक सुमाट्रिप्टान है। इसके अलावा डाइहाइड्रोएर्गोटामिन है। तो ये मेन मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। अब प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आपने रट्टा मारना है ABC। ओके, ए से एंटी कन्वल्सेंट होते हैं, बी से बीटा ब्लॉकर और सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं। ओके, एंटी कन्वल्सेंट में वेलप्रोइक एसिड है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापामिल है, और ए से आप एमिट्रिप्टालिन भी याद कर सकते हो, और बी से बीटा ब्लॉकर है, लाइक प्रोपेनोलोल है। ओके, ठीक है। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसके बाद ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिसको बोलते हैं टिक डोलुलू। ओके, तो इसमें एज आपको 50 साल से ऊपर देखने को मिलती है, और जैसे ही फेस को टच करेंगे या कोई हल्की सी हवा भी आएगी, च्यू करेगा, शेव करेगा, तो यूनिलैटरल लैंकिनेटिंग या शॉक लाइक पेन देखने को मिलेगा, जो किसी एक बिजली के झटके से कम का नहीं होता, और ये काफ़ी ब्रीफ होता है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, जिसको टिक डोलुलू कहते हैं, या प्रोसोपेल्जिया कहते हैं, या फोथरगिल डिजीज़ भी कहते होते हैं। ओके, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज़ कार्बामेज़ेपिन। ओके, कार्बामेज़ेपिन होती है, लेकिन अगर कार्बामेज़ेपिन सही से काम नहीं कर रही तो आपने गाबापेंटिन देना होता है। ओके, सही हो गया। आपने रट्टा मारना है BAG, बैग से। ओके, बैक्लोफिन, एमिट्रिप्टालिन, गाबापेंटिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक दे सकते होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के अंदर लोकल अल्कोहल और फिनोल आ जाती होती है। इसके अलावा पेरिफेरल ग्लिसरॉल आ जाती होती है। क्लियर? तो ये आपकी मैनेजमेंट आ जाएगी। इसके अलावा सर्जरी के अंदर हम वास्कुलर लूप की डिकम्प्रेशन करेंगे। ओके, इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरेक्टमी कर सकते हैं, राइज़ोटमी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन याद रखना है वो डिकम्प्रेशन ऑफ वास्कुलर लूप और पेरिफेरल न्यूरेक्टमी है। इसके बाद क्रेनियल नर्व पाल्सी है। जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है उसकी पाल्सी होती है। उसकी पाल्सी की वजह से क्या होगा, प्यूपिल डायलेटेड हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, नॉन रिएक्टेड टू द लाइट होगा, और प्यूपिल डाउन एंड आउट पोजीशन के अंदर चला जाता होता है। ओके, सही हो गया। तो ये आपने याद रख लेना है। तो ये थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर आ जाता होता है। ओके, और थर्ड नर्व पाल्सी का जो कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल लीजन होता है, ओके, तो वो मेडिकल कॉज की वजह से या सर्जिकल कॉज की वजह से हो सकता है। ठीक है। अगर हम इस केस में बात करें, तो इस केस में क्या होगा, डबल वीएन है, टॉसिस भी हुई हुई है, टॉसिस हुई हुई है, और डायलेटेड फिक्स्ड प्यूपिल है। दैट मीन्स कंप्लीट है। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा ओकुलर और इंट्रा ओकुलर दोनों मसल्स की पैरालिसिस है, और जो कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल लीजन है मोस्ट प्रोबेबली बैरी एन्यूरिज्म के रप्चर होने की वजह से हो सकता है। बैरी एन्यूरिज्म नॉर्मली आपके इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में होता है, लेकिन अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के अंदर हो तो वो थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी करवा सकता होता है, और कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन होगी, सीटी ब्रेन एंजियोग्राफी है। ओके, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2 है, वो बेल्स पाल्सी, लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी के हवाले से है। ओके, अब इसमें क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी के अंदर आपको पहले कोई अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से आपको देखने को मिलता है, और ज़ोस्टर की वजह से भी होता है। तो इसमें आपको ड्रूलिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ, लॉस ऑफ नेज़ियोलेबियल फोल्ड है, लॉस ऑफ रिंकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फेशियल नर्व पाल्सी है। अब जो लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है उसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। ओके, फेशियल नर्व की पैरालिसिस होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने प्रेडनिसोलोन देना होता है, एसाइक्लोविर देना होता है, और आइस की प्रॉब्लम में आपने आर्टिफिशियल टियर और आइस की टैपिंग करनी होती है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी कर सकती है अगर फेशियल डिसफिगरमेंट होती है। इसके बाद मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होते हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें मोटर न्यूरॉन की डीजनरेशन होती है, और आपको पता है कि मोटर न्यूरॉन आपकी बॉडी में 3 जगह पे होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न में, और क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर, उनकी आपकी लीजन देखने को मिलती होती है। तो ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। इसमें हायर मेंटल फंक्शन, क्रेनियल नर्व और सेंसरी सिस्टम
नहीं, वैसे क्रेनियल नर्व्स तो इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन सेंसरी सिस्टम, ब्लेडर ब्लेडर या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हायर मेंटल फंक्शन नॉर्मल होते हैं। ओके, अगर इस सिनेरियो में देखोगे, प्रोग्रेसिव वीकनेस है, चारों लिम्स की है, वेस्टिंग है, ओके, और पावर ग्रेड 3 है, पावर कम हुआ है, वेस्टिंग है, दैट मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन है, फेसिकुलेशन है, दैट मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन है, लेकिन टेंडन रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हो गया, दैट मीन्स ये अपर मोटर न्यूरॉन लीगन है। अगर दोनों लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन और अपर मोटर न्यूरॉन लीगन दोनों आ जाए, तो उसको बोलते हैं एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, और ये बिलोंग करता है मोटर न्यूरॉन डिजीज में। तो जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है उसको बोलते हैं लू गैरिक सिंड्रोम, LOU, लू गैरिक सिंड्रोम। ओके, तो उसके 4 वेरिएंट होते हैं, ए प्राइमरी मस्कुलर एट्रोफी, एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी और प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस। एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में अपर मोटर न्यूरॉन लीगन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन दोनों देखने को मिलती है। अब जो अपर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है, इसमें क्या-क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लीगन में आपको स्पास्टिक पैरालिसिस आपको देखने को मिलती है। ओके, आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, यानी टोन काफ़ी बढ़ जाती होती है, टोन या रिजिडिटी आपको देखने को मिल सकती है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है। ओके, और आपको कहने का मतलब है, और क्या आपको देखने को मिलेगा लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन में? बाबिन्स्की या प्लांटर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन के अंदर वेस्टिंग, फेसिकुलेशन, हाइपोटोनिया, एटोनिया, ए रिफ्लेक्सिया, ओके, ये आपको देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है। ओके, प्रोग्रेसिव लैटरल स्क्लेरोसिस में अपर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी में लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है, लेकिन ये बल्बर न्यूक्लियस की होती है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब इसकी जो ड्रग होती है, जो इसकी प्रोग्रेशन को रोक देती है, वो होती है राइलोज़ोल। इसके अलावा स्पास्टिसिटी है, स्पास्टिसिटी को रोकने के लिए बैक्लोफिन इस्तेमाल करती है। इसके अलावा टिज़ैनिडीन है, विमेंटिन है, विमेंटिन याद रखना, ये अल्ज़ाइमर में भी इस्तेमाल करते होती है। ओके, और रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या होता है? रिहैबिलिटेशन में आपने याद करना है कि रिस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए ट्रैकियोस्टोमी देते हैं, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है। बल्बर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए आप गैस्ट्रोस्टोमी करते होते हैं, ओके, फीडिंग के लिए। फुट ड्रॉप या एक्सटेंशन स्प्लिट्स इस्तेमाल करती है, फिजियो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं। लेकिन मेन आपने याद रखना है GR से। ओके, राइलोज़ोल दिया और GR, जी से गैस्ट्रोस्टोमी और R से रिस्पिरेटरी सपोर्ट है। इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको आइज़ की फंडिंग देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है। हाइपर एक्टिव ब्लैडर होता है, इसमें मेनली आपको सेंसरी सिस्टम, अपर मोटर न्यूरॉन लीगन और सेरिबेलम के सिस्टम देखने को मिलते हैं। लैनिमिटी साइन भी देखने को मिल सकता है। ओके, और शार्को ट्रायड भी देखने को मिलता है। शार्को ट्रायड एक सर्जरी वाला था, ये मेडिसिन वाला है। SIN से रट्टा मारना है। S से स्कैनिंग स्पीच है, जो मेरे अंदर होती है। I से इंटेंशन ट्रेमर और N से निस्टैग्मस है। इसके अलावा लैनिमिटी साइन होता है। लैनिमिटी साइन ये होता है कि जब नेक की फ्लेक्शन करोगे, तो उसको करंट लाइक सेंसेशन फील होती है। ओके, और इसके अलावा एक उठोव फिनोमिना भी है। उठोव फिनोमिना क्या होता है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम वर्स हो जाती है, स्पेसिफिकली विजन वाले, जब बॉडी को हीट अप्लाई होती है। ओके, खासतौर पर समर सीजन में न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम वर्स हो जाती है। ओके, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आपने ऐसे डायग्नोस करना है। इसमें आपको RAPD भी देखने को मिलेगा, जो कि इंडिकेट करता है रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस को। ओके, तो इसमें जो हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल डायग्नोसिस बाय मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया। ओके, मैकडॉनल्ड्स में वैसे 3 चीज़ें आती है। MRI में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है, इसके अलावा ओलिगोक्लोनल बैंड्स आना CSF में, जो कि IgG के होते हैं, और जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है ओके, वो आपको लैनिमिटी साइंस आपको देखने को मिलता है, तो ये मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया में इंक्लूडेड होता है। ओके, इसके बाद जो एक कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है, MRI होती है। MRI में डीमाइलिनेटिंग लीजन होगी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में, पेरीवेंट्रिकुलर लीजन भी आपको देखने को मिल सकती है। T2 वेटेड के अंदर विजन इवॉक पोटेंशियल ये भी करते होते हैं, ये भी मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया में इंक्लूडेड होता है। माइलोग्राफी करा लोगे, CSF एग्जामिनेशन करोगे, आपको लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस मिलेगा, और इसमें ओलिगोक्लोनल IgG बैंड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? बस ये मोटे-मोटे आ जाएगा। अब इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर किसी को एक्यूट अटैक होता है, तो आपने हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देनी है, इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस भी देना है। प्लाज्मा फेरेसिस याद रख लेना कि प्लाज्मा फेरेसिस हम माइस्थीनिया में भी देते हैं, और इसके अलावा GBS में भी देते होते हैं। ओके, सही है? तो हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी प्रोग्रेसिव के लिए हम क्या करते होते हैं, हम सेकेंडरी प्रोग्रेसिव के लिए डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, ठीक है? अब इसके यानी डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग होती है, इसके 4 वेरिएंट होती है, उनमें 2 को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक हो गया? ओके, और आपने रट्टा मारना है उसको MNG से, मल्टी नोडुलर गोइटर वाला MNG, और इंटरफेरॉन अल्फा तो रट्टा ही मारना है, सॉरी इंटरफेरॉन बीटा। ओके, तो MNG क्या है? M से आपका M से माइटोजेंट्रोन होता है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है। N से नटालिजुमाब होता है, G से ग्लैटिरामिर होता है। इसके अलावा अब रिटोक्सिमाब ऐड कर लो, और फिंगोलिमोड ये भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर स्पास्टिसिटी है, स्पास्टिसिटी को ठीक करने के लिए आप क्या दोगे? BD दोगे। ओके, BD 84 दे दोगे इसको। ओके, B से बैक्लोफिन और D से डायज़ेपाम है। BD आपने याद कर लेना है। ओके,
सही है। इसके अलावा ब्लडर के सिम्पटम्स के लिए आपने ब्लडर की केयर करनी होती है और इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करनी होती है। डाइट में आपने ग्लूटेन फ्री डाइट और एसेंशियल फैटी एसिड देने होते हैं। रेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है, तो आपने सिल्डेनाफिल देनी है, ओके। और अगर डिस्थीसिया हो रहा है, सेंसरी प्रॉब्लम्स है, तो कार्बामेज़ेपिन देनी है, ओके। वही जो आपने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में पढ़ी थी। अगर वो काम नहीं कर रही तो गाबापेंटिन इस्तेमाल करनी होती है, ओके। मेनली वैसे बुक में लिखा है कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आपने स्पास्टिसिटी, एटोनिक ब्लैडर और हाइपरटोनिक ब्लैडर को ठीक करना होता है। स्पास्टिसिटी के लिए आपको पता है कि बैक्लोफिन या डायज़ेपाम या फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं, और जो एटोनिक ब्लैडर था इसके लिए कैथेटराइजेशन करनी होती है, और जो हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है उसके लिए आपने क्या करना होता है, हाइपरटोनिक ब्लैडर में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करनी होती है। इसके बाद आ जाती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में आपको क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है, फीवर, हेडेक, न्यूकल रिजिडिटी, नेक स्टिफनेस होती है। और जो क्लासिकल साइंस होते हैं उसमें न्यूकल रिजिडिटी, कार्निक साइन, ब्रुजेनकी साइन है, आईसीपी रेस्ट होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया भी एसोसिएटेड होता है, ओके। ठीक हो गया। अब मेनिंजाइटिस का ओवरऑल जो कास बताए तो वो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस में भी एंटीरो वायरस होते हैं, ओके। जो कॉक्सैकी वायरस से वो करवाते होते हैं, कोक्साकी वायरस क्या करवाते हैं, पेरिकार्डाइटिस करवा देते हैं, ओके। जो बैक्टीरिया के अंदर याद रख लेना कि न्यूनिएट के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और इकोलाई दोनों होती है, ओके। प्री स्कूल गोइंग में एच इन्फ्लुएंजा और ओल्डर में आपको निमोकोकस या मेनिंजोकोकस होता है। इसको और ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे पीड्स के अंदर, ओके। तो पायोजेनिक कब लेबल करेगी, जब हाई ग्रेड होगा और सीएसएफ में आपको क्या मिलेगा, ओके। जब सीएसएफ में आपको लाइक ग्लूकोज कम मिलेगी और आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा और न्यूट्रोफिल मिलेंगे। और अगर हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री हो, शॉर्ट हिस्ट्री हो, तो आपने एक्यूट पायोजेनिक में जाना होता है। और अगर लॉन्ग हिस्ट्री हो, फीवर की हो, हेडेक की हो, कफ की हो फॉर मोर देन 1 मंथ और फिर मेनिंजाइटिस हुआ है तो आपने टीबी में जाना होता है, ओके। अब सीएसएफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, 3 मेन टाइप होती है मेनिंजाइटिस की, पायोजेनिक, वायरल और ट्यूबरकुलस होता है। एक बात याद रख लेना कि जो ग्लूकोज होता है वो वायरल में नॉर्मल होता है, बाकी पायोजेनिक और ट्यूबरकुलस में दोनों में कम हो जाता है, सीएसएफ का ग्लूकोज कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइकोरिकिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो न्यूसेल्स के बारे में बात करें, तीनों में डब्ल्यूबीसीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पायोजेनिक के अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स होते हैं और वायरल और ट्यूबरकुलस में आपको लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद पायोजेनिक में सीएसएफ टर्बिट होता है, वायरल में क्लियर होता है और टीबी में कोब वेब होता है। तीनों में प्रोटीन्स बढ़ती है, तीनों में सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है, ये सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा सीबीसी कराओगे, न्यूट्रोफिलिया, ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ब्लड कल्चर कराओगे, बैक्टीरिया को देखने के लिए ग्राम स्टेनिंग, और टीबी के लिए जीएन स्टेनिंग होती है, कोआगुलेशन प्रोफाइल और आरएफटी करा लोगे, ओके। बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप लंबर पंक्चर वगैरह आ जाएगा, सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, लंबर पंक्चर, वैसे इनको रट्टा मार लेना, ओके। अब ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने एम्पिरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट में आप सेफ्ट्रैक्सोन, वैनकोमाइसिन और स्टेरॉइड्स देते होते हैं, डेक्सामेथासोन देते होते हैं। इसके अलावा बेंजाइल पेनिसिलिन भी हम दे सकते होते हैं, ओके। और वायरस को टारगेट करने के लिए साइक्लोविर देते होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो लो ग्रेड फीवर और सीवियर हेडेक है लास्ट 2 वीक से, और नेक रिजिडिटी है। अब 2 हफ्ते से है तो ये पायोजेनिक नहीं हो सकता, तो ये टीबी हो सकता है। वंस अगेन फाइंडिंग आप देख लोगे सीएसएफ एग्जामिनेशन की, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके। आ, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसको परपरिक स्पॉट्स आ गए हैं। अगर पिटीची है या परपरिक स्पॉट्स है बॉडी के ऊपर, तो वाटर हाउस फ्रेडिशन सिंड्रोम हो गया है, जो कि एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी करवाता है। इसके अलावा क्रेनियल पाल्सी, तो वो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को इंडिकेट करती है, जो कि रेस्ट आईसीपी की वजह से होती है। अगर आईसीपी रेस्ट होता है तो आपने हेड को एलिवेट करना होता है 30 डिग्री से, हाइपर वेंटिलेशन करनी होती है, मैनिटोल देनी होती है, डायूरेटिक इस्तेमाल करनी होती है, बारबिचुरेट का कोमा देना होता है और सीडेटिव आपने अप्लाई करनी होती है। इसके बाद आ जाती है जीबी सिंड्रोम में। जीबीएस सिंड्रोम में आपको पहले क्या होगा, 1 से लेकर 2 हफ्ते पहले आपको कंपाइलोबैक्टर जूजिनाई की हिस्ट्री मिलेगी, जो कि डायरिया करवा देगा, ओके। और ये क्या होता है, ये आपको असेंडिंग सिमेट्रिकल, ओके, असेंडिंग सिमेट्रिकल पैरालिसिस देखने को मिलती है, ओके। असेंडिंग सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल दैट मींस ये बायलैटरल होती है, और असेंडिंग का मतलब है ये लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब में जा रही होती है, और इसमें फेशियल, बल्बर या रिस्पिरेटरी मसल की वीकनेस देखने को मिलती है। और अगर डायफ्राम का पैरालिसिस हो गया तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी, ओके। जब सीएसएफ करा लोगे तो आपको एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, मतलब सेल्स नॉर्मल हो गए लेकिन सीएसएफ की प्रोटीन 55 से ज़्यादा की होगी। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट मैंने बता दिया जीबी सिंड्रोम के, ओके। जीबी सिंड्रोम कैम्पाइलोबैक्टर जूजिनाई की वजह से, साइटोमेगालो वायरस की वजह से हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से देखने को मिल सकता होता है, क्लियर। और इसका एक वेरिएंट होता है जिसको बोलते हैं मिलर फिशर सिंड्रोम। इसमें आपको ए रिफ्लेक्सिया, ऑफ्थेल्मोप्लीजिया और आपको एटेक्सिया देखने को मिलता होता है, और इसमें GQ1B एंटीबॉडी देखने को मिलती है। अदरवाइज जीबीएस में एंटी GM1 एंटीबॉडी होती है, क्लियर। तो जीबीएस की क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, जीबीएस में या गुलियन बारी सिंड्रोम में आप सीएसएफ एग्जामिनेशन कराओगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको रेस प्रोटीन होगी लेकिन ग्लूकोज और सेल्स आपको कोई भी सेल्स खास नहीं मिलेगी, ओके। एनसीएस कराओगे, नर्व कंडक्शन स्टडी है, इसमें मल्टीफोकल मोटर स्लोइंग देखने को मिलेगी और एफ वेव डिलेट हो जाएगी। और सिलोलॉजी में आप एंटी GM1 करा लोगे, ओके, जबकि एंटी
1B ये थी मिलर फिशर सिंड्रोम में। बाकी इसके और कुछ वेरिएंट होते हैं लाइक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी होती है। इसके अलावा अमन होती है और आसमान होती है, लेकिन वो इतने काम के नहीं है, बस सुन लो उनके नाम। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर आपका क्या होता है, हाई डोज IVIG होता है, प्लाज्मा फेरेसिस होता है। ओके, सही हो गया। और अगर आपने आईसीयू में क्या मैनेज करना होता है, आईसीयू में आपने इसके वाइटल्स को देखना होता है, बीपी को देखना होता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी को मॉनिटर करना होता है। ओके, ठीक हो गया। और आपने वेंटिलेट कर देना है अगर फोर्स वाइटल कैपेसिटी 1 लीटर या उससे कम हो जाती है। एयरवे और ब्रीदिंग को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा पेशेंट काफ़ी ज़्यादा तक बेड रेस्ट करेगा ना, तो आपने डीवीटी की प्रोफिलैक्सिस करनी होती है, बेड सोर को आपने प्रिवेंट करना होता है, ट्रैकियोस्टोमी देनी होती है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% से कम हो जाए तो आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे लगा देना उसको। ओके, कॉम्प्लिकेशन एंड देयर मैनेजमेंट, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जीबीएस की वजह से रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, जिसके लिए आपने ऑक्सीजन की सैचुरेशन को मॉनिटर करना होता है, एबीजीज़ देखनी होती है और वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी होती है। ओके, और अगर ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है तो आपने मॉनिटर करना है, मैनेज करना है। प्रेशर सोर्स के लिए फिजियोथेरेपी है, न्यूरोपैथी के लिए राइलोज़ोल है जो कि आप एएलएस में भी इस्तेमाल करते थे, और डिस्थीसिया के लिए कार्बामेज़ेपिन, फेनेटोइन या गाबापेंटिन इस्तेमाल हो जाएगा। अब है वास्कुलर डिमेंशिया में क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है, वो है नाइट्स आयरन क्राइटेरिया। अच्छा, एक बात याद रख लेना, वास्कुलर डिमेंशिया ये स्ट्रोक की वजह से होता है। डिमेंशिया के बहुत सारे डिफरेंशियल्स होते हैं। अगर बूढ़े इंडिविजुअल में हो तो अल्जाइमर होता है, अगर विजुअल हैलुसिनेशन हो रही है तो ल्यू बॉडी डिमेंशिया जिसमें पार्किंसनिज्म के भी फीचर आते होते हैं। और अगर वॉक नहीं कर सकता, गेट डिस्टर्बेंस है, ओके, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस हो सकता है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपने हंटिंगटन कोरिया की तरफ जाना होता है। ओके, तो बहुत सारे डिमेंशिया के वो होती है, डिफरेंशियल्स होते हैं। डिस्फेजिया में कह रहा था। अच्छा, वास्कुलर डिमेंशिया के लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है नाइट्स एरन क्राइटेरिया। इसमें आपको डिमेंशिया मिलेगा, डिमेंशिया के साथ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलेगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो कि सूडो बल्बर पाल्सी हो सकता है, बल्बर पाल्सी हो सकता है। बल्बर पाल्सी में डिसआर्थरिया और डिस्फेजिया होता है, और सूडो बल्बर पाल्सी में आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलती है। ओके, साथ में आपको सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज का कोई एविडेंस मिलेगा। ओके, सही है। और कॉग्निटिव डेफिसिट की फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, यानी कभी अटेंटिव है, कभी कंफ्यूजन हो गया। ओके, और आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन वाले पॉइंट्स मिलेंगे, लाइक आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, टोन बढ़ जाती है, बबिन्स्की रिफ्लेक्स, बबिन्स्की साइन पॉजिटिव आपको देखने को मिलता होता है। ओके, वास्कुलर डिमेंशिया के रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर, अब ये वही रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर होती है जो आपने स्ट्रोक वाले में पढ़े थे, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया और स्मोकिंग आती है। इसके बाद आ जाती है पार्किंसन में। पार्किंसन और अल्जाइमर दोनों बूढ़े लोगों में आपको देखने को मिलती है। ओके, मोस्टली जो एज होती है वो 60 ईयर्स के बाद देखने को मिलती है। क्लियर। वैसे एक बात मैंने कहीं से सुनी थी कि अगर आप स्मोकिंग करोगे ना तो आपको अल्जाइमर या पार्किंसन नहीं हो सकता। सही है। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप स्मोकिंग करोगे ना, तो आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, तो आप पार्किंसन और अल्जाइमर वाली एज तक नहीं पहुँच पाओगे। तो एक फ़िज़ूल सा जोक था ये। ओके, अच्छा, इसके बाद ट्रायड पे आ जाते हैं। ओके, तो पार्किंसन के अंदर कुछ ट्रायड होते हैं। ओके, नंबर 1 आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर होता है, और ये 4 से लेकर 6 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का होता है। इसके बाद रिजिडिटी है। अब अपर लिम्ब में रिजिडिटी होती है, कॉगव्हील और लोअर लिम्ब में लेड पाइप होती है, और आपको एकाइनेसिया, ब्रैडिकाइनेसिया देखने को मिलेगा। पार्किंसन में आपको मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है, लाइक एक्सप्रेशनलेस फेस है। मेयरसन साइन होगा। मेयरसन साइन का मतलब है जब ग्लैबुलर टैप करोगे तो आपको ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। छोटी-छोटी हैंड राइटिंग होती है, स्टूट पोस्चर होता है, शफलिंग या फेस्टिनेंट गेट देखने को मिलता होता है। तो पार्किंसन डिजीज़ में आ जाती है, मोस्ट कॉमन काज़ इडियोपैथिक होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, लाइक गाँव में रह रहा है, ओके, कुएँ का पानी पी रहा है, पेस्टिसाइड का एक्सपोज़र है, या नॉन स्मोकर है। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरी वाली हुई बात आ गई। जेनेटिक फैक्टर के अंदर एक पत्नी म्यूटेशन बताई हुई है, पार्क 1 to 11 जीन्स में, बस इनको रीड कर लेना। और कुछ ड्रग्स होती है जो कि डोपामाइन रिसेप्टर को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ओके, ठीक है। तो वो कौन-कौन सी एंटीसाइकोटिक है, मेटाक्लोप्रामाइड और लिथियम आ जाती होती है। क्लियर, सही है। अच्छा, यहाँ पे है कि अगर आपको पावर, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, प्लांटर में या सेंसरी या सेरिबेलम प्रॉब्लम मिले तो पार्किंसन नहीं हो सकता। ओके, सही है। इसके बाद है कि अगर जो आप पार्किंसन में ड्रग इस्तेमाल करते हैं, अगर वो आप उनकी एब्रप्ट विथड्रॉल करते हैं, तो इनकी वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वैसे सक्सिनैल्कोलिन की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है। सक्सिनैल्कोलिन या हैलोथिन थी। पार्किंसन का जो डायग्नोस होता है वो क्लिनिकल होता है। इमेजिंग सीटी स्कैन, एमआरआई करा लोगे तो नॉर्मल होती है। और फंक्शनल डोपामिनर्जिक इमेजिंग करोगे, कैसे कर सकते हैं, एसपीसीटी स्कैन से या पेट स्कैन से कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है इसमें डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर आपने याद करना है कि मेडिकल, सर्जिकल और रिहैबिलिटेशन आ जाती होती है। ओके, सही है। अब मेडिकल के अंदर आपने जो मेन ड्रग और चॉइस होती है वो कार्बिडोपा, लीवोडोपा होती है। इसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट है जिसमें आपके ओके, ब्रोमोक्रिप्टिन, कैबारगोलिन और प्राइमेपिक्सोल आ जाती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज टाइप बी इन्हिबिटर है।
जिसमें सिलेजिलिन, लीसिलेजिलिन है, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर जिसमें एंटाकापून है, टालकापून है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसमें बेंजट्रोपिन है और एमेंटेडिन आ जाती है। सर्जिकल थेरेपी में क्या होता है, सर्जिकल थेरेपी में अगर मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है तो आपने स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी करनी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करनी है सबथैलेमिक न्यूक्लियस की, या फिर पैलिडोटमी करनी होती है। और रिहैबिलिटेशन में फिजियो ऑक्यूपेशनल या फिर स्पीच थेरेपी करती होती है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंशियल्स ऑफ पार्किंसन, तो पार्किंसन के क्या डिफरेंशियल्स होती है, जिसमें आपने विल्सन डिजीज है, विल्सन डिजीज में कोरिया देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी आइज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हंटिंगटन कोरिया इसमें भी कोरिया होता है, वास्कुलर डिमेंशिया देखने को मिलता है। अब पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी ये होती है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती है, पिगमेंटेड न्यूरॉन्स होती है, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में उनकी डीजेनरेशन होती है और इनकी जगह अल्फा सिन्यूक्लियन लुई बॉडी जमा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एपिलेप्सी वाला टॉपिक है। एपिलेप्सी में जो एज होती है वो 35 साल की बात होती है। इसके अलावा कोई रिस्क फैक्टर दिया होगा, लाइक कोई सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है, ट्रॉमा है, ट्यूमर है या अल्कोहल विथड्रॉल है। ओके, अब जो सीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फोकल सीजर या फिर जनरलाइज टॉनिक जनरलाइज सीजर। जो जनरलाइज सीजर होते हैं दो टाइप के होते हैं, टॉनिक क्लॉनिक और आपकी होती है एब्सेंट सीजर होती है। अब जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर होते हैं इसमें आपको टॉनिक फेस होता है, क्लॉनिक फेस होता है और पोस्ट इक्टल फेस होता है। सबसे पहले सीजर आने से पहले उसको ओरा होता है, ओरा के बाद टॉनिक फेस होता है, टॉनिक फेस में उसकी पूरी बॉडी के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ओके, ठीक है, और इस फेज में आपको लाउड क्राई, साइनोसिस, टंग बाइटिंग, ऑटोमेटिज्म देखने को मिलता है। क्लॉनिक फेस में क्या होती है, सुपर इम्पोज रिलैक्सेशन हो जाएगी और पोस्ट इक्टल फेस में उसको कन्फ्यूजन होती है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता होता। ओके, और इनकॉन्टिनेंस भी इस फेज में हो सकती है, एक्सेसिव सलाइवेशन भी हो सकती है। ठीक है, और पेशेंट घंटों लगाएगा कॉन्शियसनेस को रीगेन करने में। इसके बाद फोकल सीजर है। फोकल सीजर में क्या होता है, ओके, फोकल सीजर भी दो तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस खत्म हो जाती होती है जब वो टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करता है और इस एरिया को बोलते हैं एमसीए टेरिटरी होती है। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस ये सीवियर फॉर्म होती है अगर आपको कंटिन्यूस सीजर आ रहे हो विदाउट रीगेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर या सीजर मोर देन 30 मिनट्स हो तो उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ओके, ठीक हो गया। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस का पहले ही सिनेरियो आगे के मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ इट है, 3 घंटों से हो रही है, फ्रॉथिंग फ्रॉम माउथ और इनकॉन्टिनेंस है, तो ये स्टेटस एपिलेप्टिकस है। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस की क्या मैनेजमेंट होती है, ओके, अब इसकी मैनेजमेंट पे आपने सबसे पहले आपने एबीसी को मेंटेन करना होता है, एयरवे को मेंटेन किया, ऑक्सीजन दी, वाइटल्स को लिया, ओके, ब्लड एग्जामिनेशन किया। ओके, फिर अगर सीजर अगर 5 मिनट से ज़्यादा का है तो सबसे पहले आपने ड्रग इस्तेमाल करनी होती है, वो डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम या मिडाज़ोलाम इसमें से आपने इस्तेमाल करनी होती है। ओके, और इस दौरान आपने हाइपोग्लाइसीमिया को भी ठीक कर देना है। लेकिन अगर सीजर नहीं ठीक हुआ, आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो आपने इस्तेमाल करनी है, नेक्स्ट ड्रग आपने इस्तेमाल करनी है, ओके, फिनोबार्बिटल इस्तेमाल करनी है। वैसे इसमें फेनाटोइन भी लिखा हुआ है। ओके, अगर फिर भी सीजर कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आपने क्या करना है, आपने इसको आईसीयू में लेके जाना है, इंट्यूबेशन करनी है, वेंटिलेशन करनी है अंडर द जीए यूजिंग प्रोपोफोल है। और अगर सीजर कंट्रोल हो जाता है तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आपने वेलप्रोइक एसिड से करनी होती है। वाई वेलप्रोइट, क्योंकि इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन होता है, ऑलमोस्ट हर सीजर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हुए एपिलेप्सी के, तो इसमें जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है, इसको ग्रैंड माल सीजर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, एक्लेम्शिया है या कार्डिक डिसऑर्डर लिखे हुए हैं। ओके, सही हो गया, यानी सारी बता दिया। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी कराती है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी डायग्नोस बनाने के लिए और फोकल फीचर को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस पार्ट में एपिलेप्टिक फोकाई था। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर। इमरजेंसी मैनेजमेंट जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट होती है, हमेशा आपने सबसे पहले आपने डेंजर वाली साइड से आपने दूर रखना है, जो क्या होती है फायर, वाटर, ओके, मशीनरी या फर्नीचर, आप ओके आपने इससे दूर रखना होता है। नंबर 2, जब कन्वेयंस ठीक हो जाती है तो आपने इसको रिकवरी पोजीशन में लिटा देना है, जो कि सेमी प्रोन होती है। नंबर 3, कभी भी इसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना, अदरवाइज टंग बाइटिंग होगी। ओके, और नंबर 4 आपने याद रख लेना है कि कन्वेयर अगर 5 मिनट से ज़्यादा की हो गया या कॉन्शियसनेस को रीगेन नहीं कर रहा तो आपने फ़ौरन अर्जेंट मेडिकल अटेंशन बुलानी है। ओके, और जब तक वो फुली रिकवर नहीं होता आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना होता, तो आपने उसको डेंजर से अवे मूव करा लिया। इसके अलावा ओके, इसके अलावा जब कन्वर्जन खत्म हो गया तो आपने इसकी रिकवरी पोजीशन बना दी है, एयरवे को क्लियर किया, इसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना। ओके, सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, ओके, कहते हैं क्या कि किसी को पहली दफ़ा एपिसोड हुई है, क्या आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे? ओके, अगर आपको रिकरेंट सीजर्स हो रही है, अननोन एटियोलॉजी की है या कॉज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, ओके, ठीक हो गया। ओके, कहने का मतलब है या कोई कॉज है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इस केस में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं रिकरेंट को या इरिवर्सिबल कॉजेज़ के लिए। तो लाइक इस केस में अगर सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ है तो हम इसमें ड्रग स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज
पहले टैग के बाद कभी भी ड्रग स्टार्ट नहीं करते होते। ओके, फोकल सीजर में जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है डाइवर्सन में लैमोट्रिजिन लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी कार्बामेज़ापिन, वेलप्रोइक एसिड, फेनिटोइन, ज़ोनिसामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सेंट सीजर बच्चों में देखने को मिलते होते हैं। ओके, और इसमें आपको डे ड्रीमिंग या स्टेरिंग लुक देखने को मिलती है। ड्रग ऑफ चॉइस इथोसुक्सामाइड। बायोक्लोनिक सीजर के अंदर ब्रीफ जर्की मूवमेंट्स होती है आर्म्स की। एंड ड्रग ऑफ चॉइस है सोडियम वेलप्रोइक एसिड, ठीक हो गया। ओके, और सोडियम वेलप्रोइक एसिड तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ओके, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए, जबकि कार्बामेज़ापिन लैमोट्रिजिन फोकल सीजर में इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे एपिलेप्सी वाले में, तो आप इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कराओगे, सीटी स्कैन, एमआरआई कराओगे और 12 लीड ईसीजी कराओगे। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ईसीजी क्यों करा रहे हैं एपिलेप्सी वाले पेशेंट में? ओके, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, व्हाट आर द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि सीजर करवाते होते हैं? ओके, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि सीजर करवाते होते हैं उसमें आपकी हाइपोकैल्सीमिया, ओके, सारी चीज़ें, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को कम कर दो। सोडियम कम, पोटेशियम का बल्कि न्यूरॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेल्योर, लीवर फेल्योर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, वंस अगेन आगे काज और इन्वेस्टिगेशन है। ओके, अगर आपने स्ट्रक्चरल लीजन आपने देखनी है, अच्छा अगर आपने डायग्नोस में आना तो आप इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करोगे। स्ट्रक्चरल लीजन को डायग्नोस करना है तो सीटी स्कैन, एमआरआई कराओगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को देखना है तो सीबीसी, कोआगुलेशन प्रोफाइल, आरएफटी, एलएफटी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज लेवल। और अगर इन्फ्लेमेशन को देखना है सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, चेस्ट एक्सरे और सीएसएफ एनालिसिस आ जाएगा। ओके, तो उसका निमोनिक होता है सिम, स्ट्रक्चरल लीजन, इन्फ्लेमेटरी और एम से मेटाबॉलिक। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ड्रग ऑलमोस्ट ऑलवेज लैमोट्रिजिन होती है फोकल सीजर में, जबकि वेलप्रोइक एसिड आप जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर या मायोक्लोनिक में का इस्तेमाल करते हैं। और एब्सेंस में आप इथोसुक्सामाइड देते हैं। सेकंड लाइन में आपकी कार्बामेज़ापिन, सोडियम वेलप्रोइट और टोपिरामाइड आ जाता है। अब वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिकरेंस करवाते हैं? इसमें स्लीप डेप्रिवेशन है, फीवर है, हाइपोग्लाइसीमिया और अल्कोहल। ओके, सही है, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा कि सोए नहीं है, बुखार हो गया है, शराब पी लिया है, इस केस में हो सकता है। ओके, अब जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर मैनेजमेंट क्या होगी? सबसे पहले फर्स्ट अटैक, फर्स्ट एड था। फर्स्ट एड आप क्या क्या थे? डेंजर से अवे मूव करते थे, सेमी प्रोन पोजीशन थी, ठीक हो गया। मेडिकल अटेंशन बुलाते थे अगर 5 मिनट से ज़्यादा लग जाते सीजर वाले, तो ये तो हमने पहले रिवाइज कर चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ग्रैंड माल सीजर। ओके, ग्रैंड माल या जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए आप सोडियम वेलप्रोइक एसिड या लेविटिरासिटाम है। सेकंड लाइन के अंदर लोपरामाइड है और जोनिसामाइड होती है। और अगर रिफ्रैक्टरी है तो आपने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इसको मिला देना होता है, ठीक है। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट करनी है। सर्जरी है, अब सर्जरी बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, लाइक टेम्पोरल लोब को काट दिया, टेम्पोरल लोबेक्टमी है, या एमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस को निकाल दिया है। ओके, या उस लियन को ही काट दिया है, या वेगस नर्व स्टिमुलेशन या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आ जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा है। ये हमने सर्जरी में बहुत अच्छे से तैयार किया था कि इसमें क्या होगा, आपको टेम्पोरल लोब या टिरियन का फ्रैक्चर होगा। ओके, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, फिर आपको ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलेगा और बंदा दोबारा बेहोश हो जाएगा। सीटी स्कैन कराओगे, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, इसमें बाइकन्वेक्स शेप या लेंटिफॉर्म या लेमन शेप कैपेसिटी मिलेगी। इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन होगी, लाइक ब्रेडिकार्डिया हाइपरटेंशन है, और सेम साइड पे फिक्स डायलेटेड प्यूपिल और दूसरी साइड पे आपको कंट्रोलैटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू अनकल हर्निएशन। ओके, अच्छा, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमा हो जाएगा। सीटी स्कैन में वही बाइकन्वेक्स या लेंटिफॉर्म शेप आपको ओपेसिटी देखने को मिलती होती है। कार्डिक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म को देखने के लिए आप ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा वास्कुलर डिजीज़ को देखने के लिए ये क्या है? ये तो सारी वो इन्वेस्टिगेशन लिख दी है जो कि स्ट्रोक वाले पेशेंट में करते हैं। अच्छा, अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट, ओके, तो मैनेजमेंट में क्या होगी, आपने एटीएलएस गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। ओके, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर, आईसीपी को कम करना होता है। कैसे आईसीपी को कम करोगे? बेड एंड को एलिवेट कर लोगे। इसके अलावा आप, ओके, इसके अलावा और क्या करोगे? आप बारबिचुरेट का कोमा दोगे। बारबिचुरेट कोमा है, सेडेटिव इस्तेमाल करोगे, हाइपर वेंटिलेशन कराओगे, हाइपोथर्मिया, मैनिटोल दे दोगे, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स वगैरह दे दोगे। ओके, और फिर आप बर्न होल सर्जरी या क्रेनियोटमी कर दोगे। ओके, इसके बाद आई थिंक ये दिस शुड बी द लास्ट टॉपिक। ओके, ठीक। ओके, तो फिर ये लास्ट टॉपिक है, स्ट्रोक है सेरिब्रोवास्कुलर इन्फाक्शन। ओके, तो सेरिब्रोवास्कुलर इन्फाक्शन में आपको पता है कि जो स्ट्रोक होता है इसमें आपने इस्कीमिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक का पढ़ना होता है, ठीक है। ओके,
तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना एम्बोलिक स्ट्रोक में आपको न्यूमैटिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री दी होगी, लाइक माइट्रल स्टेनोसिस होगा, उससे एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एम्बोलिज्म होगा, ओके। और एट्रियल फिब्रिलेशन वाली चीज़ दी होगी, लाइक इर्रेगुलर पल्स है, और माइट्रल स्टेनोसिस का पॉइंट दिया होगा विद डायस्टोलिक मर्मर एट माइट्रल एरिया, सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स एम्बोलिक स्ट्रोक होता है। सीटी स्कैन कराओगे तो आपको हाइपोटेंस लीजन मिलेगी, ओके। ठीक हो गया, कॉन्ट्रालैटरल साइड पर, ओके। इसके अलावा वेबर सिंड्रोम है, वेबर सिंड्रोम में आपको मिड ब्रेन का स्ट्रोक होता है, इसमें आपको थर्ड नर्व की पैल्सी होगी और कंट्रालैटरल हेमीपैरेसिस देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, मिड डायस्टोलिक मर्मर माइट्रल एरिया में लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये माइट्रल स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से एम्बोलिक स्ट्रोक हो गया है। अब स्ट्रोक में जो इन्वेस्टिगेशन कराती होती है, न्यूरो इमेजिंग, सीटी स्कैन और एमआरआई कराते हैं। सबसे पहले सीटी स्कैन करते हैं कि हेमरेजिक था या इस्कीमिक था, ठीक है। फॉर चेकिंग कार्डिक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म, ओके। कार्डिक सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म को चेक करने के लिए, ओके, ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी, ओके, ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी आप कराते होते हैं, ठीक है। और वास्कुलर डिजीज़ को देखने के लिए क्या-क्या करवाते हैं, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई या सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं, ठीक है। और रिस्क फैक्टर को देखने के लिए आप सीबीसी, ईएसआर, कोआगुलेशन वाला करा लेंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर, लिपिड प्रोफाइल क्यों था, हाइपरलिपिडीमिया के लिए, ब्लड ग्लूकोज क्यों था, डायबिटीज़ मेलाइटिस को देखने के लिए, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, स्ट्रोक की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने एबीसीडी को मेंटेन करना है, रिससिटेट करना है। दूसरा, आपने नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करना है, ताकि ये पता लगाओ कि इस्कीमिक है या हेमरेजिक है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो आपने टाइम फ्रेम देखना है, 3 से लेकर 4.5 घंटों तक आप रीपरफ्यूजन थेरेपी कर सकते हो, थ्रोम्बोलिटिस कर सकते हो, ओके। जबकि आप थ्रोम्बेक्टमी है 6 से लेकर 24 घंटे, आप 6 घंटों तक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अदरवाइज़ अगर ये एलिजिबल है रीपरफ्यूजन थेरेपी के लिए, तो आप थ्रोम्बोलाइसिस करोगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस या टीपीएस या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करोगे। अगर नहीं एलिजिबल है तो आप एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल दे दोगे। नेक्स्ट फिर आप एक्यूट स्ट्रोक यूनिट में शिफ्ट करोगे, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को ठीक करोगे, लाइक एपिलेप्सी हो रही है, सीजर हो रहा है तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दोगे, बंदे को डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है तो एंटी डिप्रेशन इस्तेमाल करोगे, पेनफुल शोल्डर है, फिजियोथेरेपी कराओगे, चेस्ट का इन्फेक्शन है, फिजियोथेरेपी कराओगे, कॉन्स्टिपेशन है, ओके, तो इसके लिए आप एपेरिएंट्स इस्तेमाल करोगे, यूरिनरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक है, प्रेशर सोर्स है तो आपने मैट्रेस अच्छे से इस्तेमाल करनी है, प्रेशर रिलीविंग है, आईसीपी ज़्यादा है तो मैनिटोल या बारबिटूरेट्स है, ठीक है। सेकेंडरी मैनेजमेंट क्या होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन है तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए आप एंटीकोगुलेशन थेरेपी करते हैं, वारफरिन से या डेबिगेट्रॉन से, और कार्डियोवर्डियन या एंटी रिदमिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, लाइक आपकी इस्तेमाल करते हैं, इमिड्रियोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर साइनस रिदम है, ओके, और या फिर एंटीकोगुलेशन से, यानी एंटीकोगुलेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो इस केस में आप एंटीप्लेटलेट ड्रग इस्तेमाल करोगे, लाइक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, स्टैटिन्स दोगे। अगर कैरोटिड की स्टेनोसिस है तो कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी करोगे, लाइक अगर 70% से ज़्यादा की स्टेनोसिस है तो आप कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी कर दोगे, फॉलोड बाय एंटीप्लेटलेट ड्रग है। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 130 से ज़्यादा का है, तो आप थायरोजाइड डायूरेटिक इस्तेमाल करोगे, ब्लड प्रेशर को कम कर दोगे, एस इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे। और लास्ट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो हर डिजीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्मोकिंग को कम करना है, साल्ट और फैट की इंटेक को कम करना है, शुगर की इंटेक को कम करना होता है, अल्कोहल की इंटेक को कम करना है, एक्सरसाइज को बढ़ाना है, वेट लॉस करना होता है, ओके। व्हाट आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक, तो ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया और स्मोकिंग था, ये सब कुछ था, ओके। जबकि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आपका एज, मेल जेंडर, रेस आ जाता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, एमआई या हेरिडिटरी आ जाता है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ आरटीपीए, ओके, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या थ्रोम्बोलाइसिस आप 3.5 से लेकर 3 से लेकर 4.5 आवर्स तक करते हैं, जबकि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी 6 से लेकर 24 घंटों में करते होते हैं, ओके। अब कहते हैं कि यहाँ पर है कि कौन सी सिंगल इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। अब याद रख लेना, सबसे पहले तो आप सीटी स्कैन करते हो, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो एमआरआई होती है, ओके। एमआरआई क्यों होती है, क्योंकि जो एमआरआई होती है खासतौर पर डिफियन वेटेड होती है, ये इस्कीमिया को पता लगा लेती है पहले ही। सीटी स्कैन इस्कीमिया को नहीं पकड़ पाता, लेकिन एमआरआई पहले बहुत पकड़ लेगा। एमआरआई ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्ट्रोक के लिए, ओके, सही है। यानी अगर एमआरआई पे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है स्ट्रोक नहीं हो सकता, ओके। और एमआरआई हेमरेजिक को इस्कीमिक से डिफरेंशिएट कर जाती है, इवन आफ्टर सेवरल वीक्स, ओके, सही हो गया। इसके बाद है कि कहते हैं कि जब सिम्पटम के कुछ ही घंटों के बाद, ओके, जो सीटी चेंजेस होती है सेरिब्रल इन्फॉक्शन में, वो एब्सेंट होती है, ओके। दैट इज़ वाई एमआरआई करते होते हैं इन्फॉक्शन को देखने के लिए, ओके। ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है सबरेक्नाइट हैमरेज है। सबरेक्नाइट हैमरेज का मोस्ट कॉमन काज बैरी एनेरिज्म होता है। इसमें आपको सडन सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड थंडर क्लैप हेडेक या वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ है। और आपको वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, नेक स्टिफनेस है, फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन है, फॉलोड बाय लंबर पंक्चर और सेरिब्रल एंजियोग्राफी कराते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर आपने ब्लड प्रेशर को कम करना होता है, लेबिटिलोल दोगे, वेजोस्पाज्म को प्रिवेंट करना, निमोटिपिन दोगे, प्लेटिनम कॉइलिंग करोगे, ओके, जो कि प्रोसीजर ऑफ चॉइस होता है। इसके अलावा
एन्यूरिज्म की क्लिपिंग कर दोगे। ओके, इसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पेशेंट है जिसको सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ राइट अपर लिम्ब हुआ है। ओके, अचानक ही वीकनेस हुई है। स्ट्रोक की डेफिनेशन यही होती है। ओके, एक्यूट अटैक ऑफ, ओके, सडन यानी एक्यूट अटैक ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ओके, यानी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का एक्यूट अटैक देखने को मिलता है। अगर वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है 12 घंटों में, ओके, अगर 24 घंटों से पहले रिकवर हो जाता है तो वो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है। ओके, और अगर नहीं होता तो वो स्ट्रोक होता है। 24 घंटों के बाद उसको स्ट्रोक लेबल करते होते हैं और ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक वरना अदरवाइज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में आप एस्पिरिन देते होते हैं और साथ क्लोपिडोग्राल देते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 ईयर ओल्ड मेल है जिसको ओल्ड मेल जिसको सडन ऑक्सीपिटल हेडेक है। ओके, अचानक ही ऑक्सीपिटल हेडेक स्टार्ट हुआ, कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, ठीक हो गया। ओके, अब ये ऑक्सीपिटल हेडेक दिया हुआ है, अगर आपको पहले हेडेक की हिस्ट्री हो और फिर अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, और आपको स्ट्रोक वाली फाइंडिंग्स मिल रही है तो ये सब रेक्नाइट हैमरेज होता है, ठीक हो गया। ओके, तो ये हैमरेजिक स्ट्रोक है, सब रेक्नाइट हैमरेज है। अब यहाँ पे देखो किसको, यहाँ पे हेडेक की हिस्ट्री है, डेट मीन्स थंडर क्लैप हेडेक होगा या वॉर्स हेडेक माई लाइफ होगा। बीपी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डेट मीन्स कुशिंग ट्रायड है, कुशिंग रिफ्लेक्स है। ओके, और साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन है, जो सोमाई होते हैं, सोमाई आपको मेनिंजाइटिस में और सब रेक्नाइट हैमरेज में देखने को मिलती है, तो ये सब रेक्नाइट हैमरेज का सिनेरियो था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 ईयर ओल्ड है प्रेजेंट विद हेडेक, ड्राउजीनेस एंड कन्फ्यूजन। ओके, सीटी स्कैन में आपको सब ड्यूरल हीमाटोमा मिला है। ओके, सब ड्यूरल हीमाटोमा, इट इज कॉज्ड बाय सब ड्यूरल हीमाटोमा कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन के रप्चर होने की वजह से होता है, ठीक हो गया। ओके, जबकि जो होता है, कहने का मतलब है एक्स्ट्रा ड्यूरल होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से होता है, टिरियन के फ्रैक्चर की वजह से देखने को मिलता है। इसके बाद एक पेशेंट एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, उसको गम्स की हाइपरट्रॉफी हो गया है, हाइपरट्राइकोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है और फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये टिपिकल फाइंडिंग्स है फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी की, ठीक हो गया। ओके, तो आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक ओल्ड मैन है जिसको स्मॉल इरेगुलर पिपल्स है जो कि लाइट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन कन्वर्जेंस हो रही है। ओके, यानी कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स प्रिजर्व्ड है, दैट मीन्स ये आर्गाइल रॉबर्टसन पीपल होते हैं और ये आपको आर्गाइल रॉबर्टसन पीपल न्यूरोसिफिलिस में आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन अ फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते पहले फ्लू से रिकवर हुई थी, डेवलप पैरासिस ऑफ लोअर लिम्ब है, ठीक है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या जीआईटी का इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद पैरासिस हो गया लोअर लिम्ब की। ओके, बायलैटरल सिमेट्रिकल असेंडिंग लोअर लिम्ब पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा। देखो पावर कम हो गया, टोन भी कम हो गया, रिफ्लेक्सेस भी गायब हो गया, प्लांटर नॉन रिस्पॉन्सिव है, लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन है, सीएसएफ में अल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन मिल रहा है, तो ये गुलियन बारी सिंड्रोम होता है, ठीक हो गया। इसके बाद है कि 15 year old girl present with jerky non-repetitive semi-purposeless movement of limbs, this is the definition of कोरिया जिसकी वजह से गिर जाती है। ओके, तो ये क्या है, कोरिया है। कोरिया आपको हंटिंगटन में, विल्सन में और रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता होता है। ओके, 18 year old मेडिकल स्टूडेंट है जिसको डिसेबलिंग रिकरेंट अटैक ऑफ माइग्रेन हेडेक होती है। ओके, तो प्रोफाइलेक्सिस में कौन से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो सुमाट्रिप्टान होती है, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते होते। प्योर मोटर वीकनेस होती है, इज नॉट अ फीचर ऑफ प्योर मोटर वीकनेस, इज नॉट अ फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, ठीक हो गया। बाकी मोटर न्यूरॉन डिजीज में प्योर होती है, पोलियो भी होता है, लेड भी प्योर है, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस ना आपकी सेंसरी प्रॉब्लम भी कराता है, मोटर भी कराता है, सेरिबेलम वाली भी कराता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, सडन वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स है इन अ हॉट वाटर टब ऑन अ कोल्ड विंटर। ओके, और इसको हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस हो गया और अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया हो गया, ठीक है। अब एक बात याद रख लेना, हॉट वाटर टब मैंने एक साइन बताया था। ओके, एक फिनोमिना बताया था, उथो फिनोमिना। ओके, तो अचानक ही लोअर लिम्स की वीकनेस स्टार्ट हो गई है, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है और अपर मोटर न्यूरॉन आ गया है, ठीक हो गया। ओके, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, ठीक हो गया। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, ठीक हो गया, सिस्टम प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है प्रेजेंट विद द फॉलोइंग सिम्टम, विच ऑफ देम। अच्छा, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में कौन सा सिम्टम नहीं देखने को मिलता। ओके, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में डिप्लोपिया नहीं होता, डिप्लोपिया तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का होता है। ऑटोनॉमिक में आपको इंपॉर्टेंस, नॉक्टर्नल डायरिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन या गस्ट्रेटरी स्वेटिंग देखने को मिल सकती होती है। ओके, इसके बाद है कि कौन सा स्टेटमेंट निस्टैग्मस के बारे में ठीक नहीं है। ओके, तो निस्टैग्मस इज कॉमनली सीन इन माइनर्स। ओके, माइनर्स में आपको देखने को नहीं मिलता, बाकी सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ओके, सडन सीवियर हेडेक है फॉलोड बाय वॉमिटिंग, दैट मींस आप रेक्नाइट हैमरेज हो आपको पॉसिबल रख सकते हो। ओके, सही है। ओके, ऑन एग्जामिनेशन ही इज कोमाटोस विद नेक स्टिफनेस है। ओके, नेक स्टिफनेस है, दैट मींस कि उसकी
क्या हो चुकी है, ओके मेनिंजिज्म हो गया, सबरेक्नाइट हैमरेज है, एंड स्लगिश पिपुलरी रिस्पॉन्स टू द लाइट, डेट मीन्स आईसी पे ज़्यादा हो गया, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगी, ओके इकोकार्डियोग्राम टू एक्सक्लूड कार्डिक एम्बोलिज्म, ये नहीं करवाओगी। बाकी सिटी स्कैन, ऑप्थेल्मोस्कोपी, लंबर पंक्चर, आईओपी केयर करवाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीकनेस ऑफ बोथ लोअर लिम्स फॉलोइंग अ फिब्राइल इलनेस होती है, ओके सही हो गया। फिब्राइल यानी पहले बुखार हुआ था, फिर आपको वीकनेस स्टार्ट हो गई है, ओके। तो मैनेजमेंट में क्या नहीं करेंगे, ओके। पोलियोमाइलाइटिस इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ओके डायग्नोसिस इज मोस्ट प्रोबेबली ए गुलियन बारी सिंड्रोम, ओके। तो पोलियो नहीं है, पोलियो में डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, असेंडिंग पैरालिसिस नहीं होती। नेक्स्ट है 35 ईयर ओल्ड वुमन है जिसको नंबरनेस ऑफ थंब हुआ है, इंडेक्स और रिंग फिंगर है, ओके। ये 3 फिंगर्स मीडियन नर्व वाली होती है, ओके। और थिनार मसल की भी वेस्टिंग होना शुरू हो गया, तो डायग्नोस क्या होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम है, मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो गई है। क्यों हो सकती है, मिक्सोडीमा की वजह से, एक्रोमेगाली की वजह से, कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से, रूमेटिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद है कि 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको राइट साइडेड इंट्राक्रैनियल हेडेक है फॉर लास्ट 15 ईयर्स, 15 सालों से हेडेक है, ओके। ओके देर आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द हेड, ओके। और हमेशा राइट साइड पे होता है, और विजुअल सिम्टम भी है, यूनिलैटरल है, विजुअल सिम्टम है, ओके। तो ये माइग्रेन है। अच्छा, इससे पहले मैं बताना भूल गया, शुरू में आपको सारे दूसरे हेडेक भी बताए हुए थे, आई थिंक आई शुड प्रोवाइड अ रिव्यू, ओके। अच्छा, माइग्रेन में तो यूनिलैटरल होता है, थ्रोमिंग पेन होता है, ओके। 4 से लेकर 72 घंटों का होता है, यूनिलैटरल होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया देखने को मिलता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। जो टेंशन हेडेक होता है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, प्रेशर बैंड होते हैं अराउंड द हेड होता है, बायलैटरल होता है, फिजियोथेरेपी और एमिट्रिप्टोलिन इस्तेमाल करनी होती है। क्लस्टर्ड हेडेक ये सेम टाइम पे स्टार्ट होता है और सेम ड्यूरेशन के लिए 30 टू 60 मिनट्स के लिए। इसमें यूनिलैटरल पैरिक पेन होता है, ओके। ऑटोनॉमिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक टीयरिंग है, नेजल कंजक्शन और कंजक्टाइवल इंजेक्शन है, और इसमें ट्रीटमेंट में आप 100% ऑक्सीजन और प्रोफाइलैक्सिस में आप वेरापेमिल इस्तेमाल करते हैं, ओके सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, पार्किंसन को डायग्नोस करने के लिए क्या चाहिए आपको, न्यूरोलॉजिकल, वैसे आपको क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है, ओके। इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, तो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया में लीजन ऑप्टिक क्लाज्मा के अंदर होती है। रेस्ट आईसीपी या तो क्या कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, लंबर पंक्चर कभी भी नहीं करना, अदरवाइज ब्रेन की हर्निएशन हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, ओके। ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और रिकवर कर गया, डेट मीन्स लूसिड इंटरवल है, और वीकनेस ऑफ राइट हाफ ऑफ द बॉडी है, डेट ओके। लेटर ही स्टार्ट्स हैविंग हेडेक, ओके। अच्छा, 2 days लेटर, 1 मिनट, फॉलोइंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो रिकवर कर गया है, ओके। वैसे यहाँ पे एपिड्यूरल हीमाटोमा का ऑप्शन दिया भी नहीं है, और यहाँ पे क्रॉनिक हिस्ट्री पता नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सब ड्यूरल हीमाटोमा ही बेस्ट ऑप्शन शायद बन सकता है, ओके सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सडन सीवियर हेडेक है फॉलोड बाय ड्राउजीनेस है, ओके ठीक है, ओके। इसके बाद है कि नेक्स्ट स्टिफनेस है, पीपल्स आर नॉर्मल है, पल्स ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हुआ है, डैट मीन्स के इन शॉर्ट सडन सीवियर हेडेक और ड्राउजीनेस है, तो ये सब रखनाइट हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। पार्किंसन में आपको ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, पार्किंसन में आपको पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलती है, ब्रेडिकाइनेसिया काइनेसिया देखने को मिलता है, कोगवेल रिजिडिटी होती है, लेड पाइप रिजिडिटी होती है, माइक्रोग्राफिया होता है, हाइपोमीमिया होता है, एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, शफलिंग गेट होता है, फस्टिनेंट गेट आपको देखने को मिलता होता है, ओके। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में जो रिकवरी होती है वो 24 घंटों से कम में आ जाती है, यूजुअली आपको 1 घंटे में आपको देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रोक इज इन्फेक्शन इन, ओके। मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन होता है वो इंटरनल कैप्सूल में आपको देखने को मिलता होता है, क्योंकि इसमें फाइबर्स काफ़ी कंडेंस्ड होती है। रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस ये आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि 40 ईयर ओल्ड मैन है जिसको रिकरेंट हेडेक हो रही है, और ये लेफ्ट साइड पे है, बार बार हो रही है, ओके। स्लीप से उठ जाता है, कुछ घंटों तक होती है, और चीक और नोस्ट्रिल कंजस्टेड है, ओके ठीक हो गया, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमिक सिम्पटम दिए हुए हैं, तो एक क्लस्टर हेडेक होता है जिसको ठीक करने के लिए आप 100% ऑक्सीजन थेरेपी या वेरापेमिल देते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स लेके आई है, और बच्चा ना कुछ देर के लिए अपनी एक्टिविटी रोक देता है, फिर स्टेयर करता है और पेल हो जाता है, और आई की ट्विचिंग होती है, डेट मीन्स ये पैटिट माल या फिर एब्सेंस सीजर है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइसेस इथोसक्सामाइड होती है, ओके। 30 ईयर ओल्ड विलेजर है, इमरजेंसी में आया, सेमी कॉन्शियसनेस विद जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर है, हाई ग्रेड फीवर और चिल्स उसको लास्ट 7 days से थे, ओके। हाई ग्रेड फीवर और चिल्स है, ओके। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, नेक रिजिडिटी नहीं है, डेट मीन्स मेनिंजाइटिस एक्सक्लूड कर दिया है, कर्निक साइन नेगेटिव है, कुछ मोल ब्रीदिंग है, ओके सही है। कोला कलर्ड यूरिन पास कर रहा है, डेट मीन्स के ब्लैक वाटर फीवर हो चुका है, ओके। ये कॉम्प्लिकेशन मलेरिया की कॉम्प्लिकेशन थी। सीबीसी में एनीमिया मिल रहा है, सप्लीनोमेगाली भी इसमें होनी चाहिए, ओके। प्लेटलेट ठीक है,
आरबीएस कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया डेट मीन्स लीवर की में इन्वॉल्वमेंट है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली, एनीमिया, कोला कलर यूरिन पास होना, कोस्मोल ब्रीदिंग की ओके ठीक है, और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होना, कि रीनल इन्वॉल्वमेंट है, यूरिया का लेवल भी ज़्यादा होना, दैट इंडिकेट्स सेरेब्रल मलेरिया। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड सेरेब्रल मलेरिया है। ओके, सेमी कॉन्शियसनेस की वजह से सेरेब्रल मलेरिया लेबल किया है, अदरवाइज सिंपल मलेरिया भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी है। ओके, जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्राइकोसिस, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ओके, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती होती है फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद है कि डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन है, उसको राइट लेग की वीकनेस है और यूरिनरी रिटेंशन है। ओके, राइट लेग की वीकनेस और स्ट्रोक में भी पॉसिबल हो सकता है, तो पहले इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे। ओके, स्ट्रोक को या मैस लीजन को रूल आउट करने के लिए। ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है मिडल सेरेब्रल आर्टरी के एरिया में। ओके, 2 महीनों के बाद अब उसको 6 नर्व की पाल्सी हो गया राइट साइड पर, अब वो रिकवर हो गया, लेकिन उसके 1 महीने के बाद वीकनेस हो गया लोअर लिम्स की और यूरिनरी रिटेंशन है। ओके, सही हो गया। व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस। ओके, सही है। अब इसका जो बेस्ट डायग्नोस होगा, देखो पहले इसको ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक थे और ऑप्टिक डिस्क कहने का मतलब पेल थी। ओके, और ठीक है, 2 महीनों पहले 6 नर्व की पाल्सी हुई है और उसको वीकनेस हो गई है, यानी आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर आपको सिम्पटम देखने को मिल रही है, खासतौर पर सेरिब्रल सिम्पटम्स है, स्पाइनल कॉर्ड के सिम्पटम्स है, और आपको क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो इंडिकेशन होती है ये किस चीज़ में होती है, ये आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलती है। यूरिनरी रिटेंशन दैट मीन्स ये आपको देखने को मिलता होता है, ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन है। ओके, वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपको देखने को मिल सकता है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस की हिस्ट्री आ गई थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, स्ट्रोक हो गया है, राइट साइडेड पिपुलरी कंस्ट्रक्शन है, स्लाइटोसिस है, एक्सोफ्थाल्मोस है, लॉस ऑफ स्वेटिंग है ऑन द राइट साइड ऑफ द फेस है। ओके, द लीजन शुड बी द इन द लेवल्स ऑफ, ओके ठीक है, टोसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, यहाँ पे एक्सोफ्थाल्मोस नहीं आना चाहिए था, एनोफ्थाल्मोस आना चाहिए था। ओके, सही हो गया। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम है, और हॉर्नर सिंड्रोम में जो लीजन होती है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से प्रॉक्सिमल पड़ी होती है। ठीक हो गया। ओके, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको फीवर है फॉर 2 डेज एंड शी इज ड्राउजी फॉर 1 आवर। ओके, ठीक है, फीवर है, ड्राउजी है, नेक की स्टिफनेस है, और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट टेस्ट इज नेगेटिव। ये किसके लिए होता है, ये सिफिलिस के लिए होता है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हाई ग्रेड फीवर, मेनिंजाइटिस वगैरह है। ओके, नेक्स्ट है कि डिस्फेजिया, एकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, एपरेक्सिया और एग्नोशिया। ओके, ये सारे सिम्टम्स क्या है, सारे डोमिनेंट मोटर डोमिनेंट के आपके सिम्टम देखने को मिल रही है। ओके, नहीं बल्कि सॉरी, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर के सिम्टम्स होते हैं। ओके, सही है। ओके, और ये सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं गर्समैन सिंड्रोम। ओके, गर्समैन सिंड्रोम में लेफ्ट पैराइटल लोब की लीजन होती है, जिस स्पेसिफिकली एंगुलर गायरस में लीजन होती है, जिसकी वजह से बंदे की लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, डिस्फेजिया, एकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्पैरेक्सिया, एग्नोशिया देखने को मिलता होता है। गर्समैन सिंड्रोम है, पैराइटल लोब की लीजन है एंगुलर गायरस के अंदर। ओके, इसके बाद है कि लोअर लिम्स की वीकनेस है। ओके, ठीक है, तो विच आर द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द लोकलाइजेशन ऑफ डिजीज इन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड की लोकलाइजेशन में कौन सा अच्छा नहीं होता। ओके, ग्लव एंड स्टॉकिंग सेंसेशन, ग्लव एंड स्टॉकिंग सेंसेशन तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी में देखने को मिलती है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि 60 ईयर ओल्ड राइट हैंडेड मेल है, कोलैप्स हो चुका है और एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में लेके आया। ओके, और अपने राइट हैंड को, राइट लेग को लिफ्ट नहीं कर सकता। ओके, सही है, स्ट्रोक हो चुका है, इरेगुलर पल्स, एट्रियल फिब्रिलेशन है, दैट मींस सिंबॉलिक स्ट्रोक है, तो आप सीटी स्कैन कराओगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कितने एमसीक्यू है इसके, आई थिंक खत्म होने वाले हैं। इसकी बात है कि 50 ईयर ओल्ड मेल है जिसको वीकनेस है लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी की, डेट मीन स्ट्रोक है, वाइब्रेशन, टच, पेन, प्रोप्रियोसेप्शन आर इंटैक्ट है, लेकिन कॉर्टिकल सेंसेशन गायब हो चुकी है, लाइक लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस, ग्राफिस्थीसिया। ओके, अब ये जो होती है ना, ये आपके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिलती है, जो कि पैराइटल लोब में होता है। फॉलोइंग आर द डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्सेप्ट, तो कौन सा नहीं होता, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके डिजीज मॉडिफाइंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसके बाद है कि फीवर है, हेडेक है, फोटोफोबिया और नेक स्टिफनेस है, डेट मीन्स मेनिंजाइटिस है, सीएसएफ किया तो प्रोटीन ज़्यादा है, टोटल ल्यूकोसाइट्स भी ज़्यादा है, 70% लिम्फोसाइट्स है। ओके, डेट मीन्स लिम्फोसाइट है या तो वायरल हो सकता है, ट्यूबरकुलोस आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, लेकिन फीवर और हेडेक की हिस्ट्री है, मोस्ट प्रोबेबली वायरस में हेडेक, वायरल में फीवर इतना खास नहीं होता, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस ज़्यादा प्रोबेबल आपको नजर है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक है, फीवर है, और वीकनेस ऑफ लेफ्ट लेग और सीजर्स आपको देखने को मिल रही है। ओके,
सही है। और सीटी स्कैन किया, सीटी स्कैन में लो डेंसिटी लीजन है टेम्पोरल लोब में। अगर टेम्पोरल लोब में आपको लो डेंसिटी लीजन है, सीजर्स आपको देखने को मिल रही है, हेडेक है, दैट मीन्स हर्पीज सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस होता है। ठीक हो गया, ओके ठीक है। इसके बाद आगे चलते होती है 66 ईयर ओल्ड वुमेन है, स्टिफनेस और वीकनेस इन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स है। ठीक है, ओके। क्लाइंबिंग स्टेयर्स दैट मीन्स क्या है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, ओके, यानी मसल्स का कोई डिजीज है या न्यूरॉन्स का भी डिजीज हो सकता है। शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ हाइपर एक्सटेंशन एंड डाइट कंट्रोल, डायबिटीज़ है, अपर आर्म की वीकनेस है। अच्छा, हिप फ्लेक्शन इज 4/5 बायलैटरली। अच्छा, मसल की वेस्टिंग और फेसिकुलेशन दैट मीन्स लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन है, लेकिन रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन लिगन है। अगर आपको अपर मोटर न्यूरॉन लिगन और लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन दोनों देखने को मिले तो वो मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है, जिसमें आपको हेमाटोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा प्राइमरी मस्कुलर एट्रोफी, प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस है, और इसके अलावा प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी भी इसके 4 वेरिएंट्स होते हैं। अब आ जाती है एमसीक्यूज पर। आर्टरी विच सप्लाई द इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल, जो इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल होता है उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है, पीका होती है, और पीका अगर डैमेज हो जाए तो पीका सिंड्रोम वगैरह हो सकता है, ओके ठीक है। ट्रेमर ऑफ हैंड विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, ऐसे ट्रेमर जिसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है वो एसेंशियल ट्रेमर्स वाली होती है। इसमें ट्रीटमेंट पे आपने अल्कोहल, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, ABCD से रट्टा मार लेना है। ड्रग फॉर अटैक ऑफ टॉनिक क्लॉनिक सीजर, टॉनिक क्लॉनिक सीजर है विद हिस्ट्री ऑफ मायोक्लॉनिक जर्क्स, मायोक्लॉनिक जर्क्स, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, इन दोनों के लिए सोडियम वैलिप्रोएट इस्तेमाल होती है। लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन और अपर मोटर न्यूरॉन लिगन दोनों फाइंडिंग्स देखने को मिले, स्पेसिफिकली अपर लिम्ब में लोअर मोटर न्यूरॉन लिगन और लोअर लिम्स में अपर मोटर न्यूरॉन लिगन, तो ये एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता होता है। पैरास्थीसिया और टिंगलिंग है, और लोअर लिम्ब की वीकनेस है, रिफ्लेक्सेस कम हुए पड़े हैं, ओके दैट मीन्स ये गुलियन बारी सिंड्रोम होता है, ओके। बायलैटरल सिमेट्रिकल असेंडिंग मोटर पैरालिसिस होती है। 40% इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ओक्लिगन है, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। वैसे स्ट्रोक करवाने के लिए आपको यस 40-50% तक ऑलमोस्ट चाहिए होता है, ठीक है। और करोनरी के अंदर 70% होता है। टोटल टोटल रिकवरी विद इन द 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में रिकवर हो जाता है एक्यूट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, तो उसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। 24 घंटों के बाद तक परसिस्ट रहता है तो उसको स्ट्रोक कहते होती है। GBS के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नर्व कंडक्शन स्टडी है, जिसमें आपको मल्टी फोकल मोटर स्लोइंग देखने को मिल सकती है, ओके, और एफ वेव्स, डिलेट एफ वेव्स देखने को मिलती है, ओके। मेनिंजाइटिस में आप CSF एनालिसिस करोगे टू रूल आउट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या वायरल मेनिंजाइटिस है, ओके। अगर हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो गया, दैट मींस ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रालैटरल आपको पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन होती है, इप्सिलैटरल आपको फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, और उसके अलावा आपको कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की फाइंडिंग भी आपको सेम साइड पे देखने को मिलती है बिलो द लिगन। ड्रग फॉर माइग्रेन, ओके, एक्यूट अटैक को ठीक करने के लिए माइल्ड टू मॉडरेट है तो एनसेड, एस्पिरिन और पैरासिटामोल, और अगर सीवियर है तो सुमाट्रिप्टान, और प्रोफिलैक्सिस में एंटीकन्वल्सेंट थी, एमिट्रिप्टालिन थी, बीटा ब्लॉकर थी, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थी, लाइक वेरापेमिल था, ओके। रीजंस ऑफ ट्रीटिंग सबरेकनाइट हैमरेज विद निमोटिपिन, निमोटिपिन क्यों इस्तेमाल करते होते हैं, टू प्रिवेंट वेजोस्पाज्म के हैमरेजिक स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक में ना कन्वर्ट हो जाए, ओके। इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ एपिसोड्स ऑफ लॉस ऑफ विजन है, और बायलैटरल कैरोटिड ब्रूई है, ओके। बायलैटरल कैरोटिड ब्रूई, ब्रूई बोलते हैं वास्कुलर मर्मर को, दैट मींस क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो चुकी है कैरोटिड्स के अंदर, नर्विंग है कैरोटिड्स के अंदर, और लॉस ऑफ विजन है, ओके। लॉस ऑफ विजन है दैट मींस ब्लाइंडनेस हो चुकी है, तो आपने MR एंजियोग्राफी कराना है, क्योंकि एम्बोलाइजेशन तो नहीं होगी, ओके। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि GBS में देखते हैं, तो वो फोर्स वाटर कैपेसिटी होती है 1 लीटर तक, आपने याद रख लेना है। ऑप्टिक न्यूराइटिस ये मल्टीपल सेक्टोरिस में देखने को मिलता है। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर के लिए सोडियम वैल्प्रोइक एसिड होती है, इथोसुक्सामाइड होती है एब्सेंट सीजर के लिए, इसके अलावा कार्बामेज़ेपिन लैमोट्रेजिन फोकल सीजर के लिए होती है, क्लियर, ऑलमोस्ट याद कर लेना है। फीवर, हेडेक विद लियर इन फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब, ओके। टेम्पोरल लोब के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, और फीवर, हेडेक और लियन मिले तो हर्पीज सिम्प्लेक्स इंसेफेलाइटिस होता है। ड्रग और चॉइसेस एसाइक्लोविर, ओके। इसके बाद लेफ्ट पैराइटल लोब की लीजन है, तो लेफ्ट पैराइटल लोब की लीजन की वजह से आपको राइट इंफीरियर क्वाड्रेंट टोनोपिया देखने को मिलेगा, ओके। जबकि टेम्पोरल लोब की वजह से क्या होगा, ओके, सुपीरियर क्वाड्रेंट टोनोपिया देखने को मिलता है। वेस्टिंग ऑफ हाइपोथिनार मसल है, और फिंगर को एबडक्ट नहीं कर सकता और थम्स को इडक्ट नहीं कर सकता, तो दैट मीन्स डैमेज टू द अल्नर नर्व है। अगर थिनार मसल की वेस्टिंग होती है तो मीडियन नर्व आ जाता। अप गोइंग प्लांटर्स और पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ओके। पेरिफेरल न्यूरोपैथी दैट मीन्स कि एब्सेंट एंकल जर्क है, ओके। वैसे एब्सेंट एंकल जर्क और अप गोइंग प्लांटर्स होते हैं, ये आपको मेनली देखने को मिलते हैं एमाट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इसमें देखने नहीं, आई डोंट थिंक सो इसमें देखने को मिलती है, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है फ्रेडरिच एटैक्सिया में, या सिवियर एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन स्पाइनल कॉर्ड होती है, ओके। फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। एमाट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस का आई डोंट थिंक सो ये है।
CSF एग्जामिनेशन इन गुलिया-बारनी सिंड्रोम, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक है, तो सबरेकनॉइड हेमरेज है तो आप सीटी कराओगे, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराओगे। आर्टरी इन्वॉल्विंग एफेजिया एंड हेमीप्लीजिया ऑन राइट साइड, ओके सही हो गया, ओके दैट मींस मिडल सेरेब्रल आर्टरी है जो कि एफेजिया की को करवा देती है अगर डैमेज हो जाए, ओके। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो फ्रंटल लोब को अफेक्ट करती है जिसमें लेग्स इन्वॉल्व होती है सिर्फ। फीचर्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन नहीं है तो इसमें आपको स्टिफ सर्कमडक्शन गेट देखने को मिलता है, ओके। इसके बाद है कि अगर किसी 70 ईयर ओल्ड पर्सन है जिसको पेन, पैरास्थीसिया और माइल्ड वीकनेस हो रही है लोअर लिम्स की, ओके सही है, ओके डैट मीन्स के कोई लंबर डिस्क की हर्निएशन हो सकती है तो आपने MRI स्पाइन कराना होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि हेडेक है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, लाइक नेजल कंजेशन है, इप्सिलैटरल टीयरिंग और पेरीऑर्बिटल पेन है तो क्लस्टर हेडेक होता है। राइट साइडेड हेमीपैरेसिस, ओके अगर राइट साइड का स्ट्रोक है तो लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में लीजन हो सकती है। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन दोनों देखने को मिले तो एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस होता है। सीटी स्कैन और सबड्यूरल हीमाटोमा, इसमें क्रिसेंट शेप या कॉनकेवो कन्वेक्स या फिर आपको डी शेप ओपेसिटी देखने को मिलती है। एब्सेंट सीजर के लिए लिथोसक्सामाइड होती है। डिस्फेजिया, एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, पावर कम हुई भी है और मोटर डेफिसिट है, ओके। डिस्फेजिया डैट मीन्स ये कौन सी नर्व है, 10वीं नर्व अफेक्टेड है ना, वेगस है तो बल्बर पाल्सी आ जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लोअर मोटर न्यूरॉन फाइंडिंग को बोलती है बल्बर पाल्सी और अपर मोटर न्यूरॉन फाइंडिंग को बोलती है सूडो बल्बर पाल्सी। ब्रेडिकाइनेसिया पार्किंसनिज्म है तो पार्किंसनिज्म में सब्सटेंशियल डायग्राम में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन लॉस हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन फॉर सबरेक्नाइट हैमरेज तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन होता है। लेफ्ट साइडेड मोटर वीकनेस दैट मींस राइट इंटरनल कैप्सूल में लीजन होगी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि जीबीएस में देखते हो, फोर्स वाटर कैपेसिटी होती है 1 लीटर होती है। यूज ऑफ निमोटिपिन अर्ली सबरेक्नाइट हैमरेज में करते हैं टू प्रिवेंट इस्कीमिक स्ट्रोक। एज 70 ईयर्स है, ओके। सब कुछ भूल रहा है मतलब क्या हो रहा है उसको, एमनीजिया देखने को मिल रहा है, एग्नोशिया देखने को मिल रहा है, ओके। एप्रेक्सिया देखने को मिल रहा है तो ये आपको अल्जाइमर में देखने को मिलता होता है। पोलीयूरिया ड्यू टू ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओके। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर और एटोनिक ब्लैडर दोनों देखने को मिल सकते होते हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी इज नॉट एसोसिएटेड विद डिप्लोपिया, नहीं होगा, डिप्लोपिया सोमैटिक सिस्टम में होता है, सोमैटिक सिस्टम में होता है। रोड साइडेड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और क्रिसेंट शेप ओपेसिटी है तो सबड्यूरल हीमाटोमा है। राइट साइडेड हेमीप्लीजिया और एफेजिया, एफेजिया डिस्फेजिया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। जबकि अगर बिहेवियर डिस्टर्बेंस आ जाए तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, अगर विजुअल सिम्टम आ जाए तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ओके। स्पाइनल कॉर्ड की अगर आपने लीजन को असेस करना तो आप सबसे बेस्ट होता है सेंसरी लेवल्स को देखना। प्योर मोटर वीकनेस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नहीं होती, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन गुलियन बारी सिंड्रोम तो आपने क्या करना होता है, IVIG और प्लाज्मा फेरेसिस करना होता है। जर्की नॉन रिपीटेटिव सेमी पर्पसलेस मूवमेंट्स ऑफ लिम्स जिसको बोलते हैं कोरिया, और कोरिया आपको हंटिंगटन कोरिया, विल्सन में और न्यूमैटिक फीवर में देखने को मिलता है। हाइपोडेंस सिटी टेम्पोरल, ओके सिटी टेम्पोरल लोब में हाइपोडेंस लीजन है, फीवर है, हेडेक है, सीजर्स है तो हर्बी सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस होता है और इसमें आपने साइक्लोविर देना होता है। सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब और पेशेंट रिकवर कर जाता है 24 घंटों के अंदर तो वह ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है। वीकनेस दोनों लोअर लिम्स की है, हाइपरटोनिया है, रिफ्लेक्सिस खत्म हुए पड़ेगा और फ्लू लाइक इलनेस है तो एक गुलियन बारी सिंड्रोम होता है। आपने वाइटल कैपेसिटी को मॉनिटर करना होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस नर्व कंडक्शन स्टडी और ट्रीटमेंट क्या होगा, IVIG और प्लाज्मा फेरेसिस है, ओके। जब भी ICP बढ़ेगा तो आपने लंबर पंक्चर को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बना देना है, ओके सही है, ओके। लेकिन यही मेन इन्वेस्टिगेशन होती है मेनिंजाइटिस में, ठीक है। आगे है कि सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक है, ओके। सीवियर हेडेक है विद हाइपरटेंशन और सोमाई हो रही है। सडन हेडेक, थंडरक्लैप हेडेक तो सबरेक्नाइट हैमरेज में देखने को मिलता होता है, ओके। और स्कीमिया को प्रिवेंट करना विद इन 96 आवर तो निमोडिपिन करना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन है, ओके। और इसमें सर्जिकल क्लिपिंग और कॉइलिंग करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद है एंटी कन्वल्सन मेडिकेशन जो कि जिंजाइवल हाइपरट्रॉफी कराती है, फेनिटोइन है, फोलेट की डेफिशिएंसी और हाइपरट्राइकोसिस भी करा देती है। रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस है, सिक्स नर्व का इशू होता है, ओके। एब्ड्यूसन नर्व का पाल्सी है, ओवर एक्टिव ब्लैडर होते हैं, ओके। और जब बॉडी हीटेड होती है यानी ओथोसिस फिनोमिना देखने को मिलता है, लैर्मिटी साइन होता है तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है और इसमें शार्कोट्रायड भी होता है। एक्यूट अटैक के लिए स्टीरॉयड और प्लाज्मा फेरेसिस है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप MNG रट्टा मारना है। माइटोजेंट्रोन, इंटेलिजुबाब, ग्लैटिनमिन और इंटरफ्रॉन बीटा। अगर आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन दोनों देखने को मिल रही है, कोई सेंसरी लॉस नहीं है, नॉर्मल मेंटल फंक्शन है, दैट मींस मोटर न्यूरॉन डिजीज है और इसके 4 वेरिएंट होते हैं। एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी। प्रोग्रेसिव बल्बर पाल्सी में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलती है, ओके। यूनिलैटरल यूनिलैटरल हेडेक है विद विजुअल इश्यूज, ओके। विजुअल इश्यूज, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ओके। ये आपको देखने को मिले तो ये माइग्रेन होता है। ड्रग और चॉइस फॉर एक्यूट अटैक तो आपको सुमाट्रिप्टान देखने को मिलती है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीटा ब्लॉकर होता है। क्लस्टर हेडेक में आपको
स्ट्रेच हेडेक देखने को मिलेगा विद पेरी ऑर्बिटल पेन है, पेरी ऑर्बिटल पेन यूनिलैटरली, टीयरिंग देखने को मिलेगा, नेजल कंजेशन है, कंजक्टिवल कंजेशन है, ओके, सेम साइड पे देखने को मिलता है। लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में लिए ना तो राइट साइडेड हेमीपैरेसिस होगी और एफेजिया भी हो जाएगा ड्यू टू मिडल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है। और मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रोक इस इन्फॉक्शन होता है, ओके, ठीक है। अच्छा, आई डोंट कंफ्यूज इट विद मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में डैमेज होती है।